ठीक है। तो महिलाओं को कब्रिस्तान जाने पर प्रतिबंधित किया, मुहर्रम में ताजिया निकालने पर भी इसने प्रतिबंध लगाया। इसके बाद जरा देखिए कि यह व्यापार के क्षेत्र में और कृषि व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयत्न किया, ठीक है। इसने जो है पहली बात अनाजों पर लगने वाला चुंगी कर समाप्त कर दिया, जिससे अनाज सस्ते हो गए, ठीक है, और व्यापार वृद्धि के लिए भी इसने प्रयास किए। 1504 में इसने आगरा शहर की स्थापना की। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिखिएगा, आगरा शहर की स्थापना, ठीक है। कब किया? 1504 में। आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा गया, कई बार पूछा गया कि आगरा शहर की स्थापना किस सुल्तान ने की, ठीक है, किसने किया और कब किया? 1504 में। और 1506 में क्या किया इसने? 1506 में आगरा को राजधानी बनाया। आगरा को राजधानी क्यों बनाया? क्योंकि आगरा जो है एक राजपूताना पर अपना, जो राजस्थान का क्षेत्र है, वहाँ पर अपने अधिकार को बनाए रखने के लिए और व्यापारिक मार्गों में पड़ने के कारण यह जो है आगरा मेन उस पे था, मुख्य केंद्र था, इसलिए आगरा को इसने राजधानी बनाया, ठीक है। और इसके साथ साथ इसने क्या किया कि आयुर्वेद का ये ग्रंथ है, चिकित्सा शास्त्र का ग्रंथ है, चिकित्सा शास्त्र से संबंधित कौन सा ग्रंथ है? आयुर्वेद का ग्रंथ है, आयुर्वेद का ग्रंथ। इसका इसने फारसी में अनुवाद कराया, और किस नाम से अनुवाद कराया था? फरहंगे सिकंदर शाही। फरहंगे सिकंदरी, ठीक है, इस नाम से इसने इसका अनुवाद कराया था, ठीक है। और इसने जो है भूमि के मापन के लिए, भूमि को मापने के लिए एक पैमाना चलाया जिसे गज ए सिकंदरी कहा गया, गज ए सिकंदरी, ठीक है। और यह सिकंदरी कितना था? 30 इंच के बराबर होता था, 30 इंच के बराबर यह पैमाना होता था जिससे भूमि की पैमाइश कराई जाती थी। यद्यपि मुसलमानों में संगीत को निषिद्ध माना जाता है, जो कट्टर मुसलमान होते वो संगीत नहीं सुनते। औरंगजेब के विषय में भी कहा जाता है, उसने कहा कि मुझे संगीत पसंद तो है, बीड़ा का बहुत अच्छा वादक था औरंगजेब भी, लेकिन वह चूंकि इस्लाम धर्म के विपरीत माना जाता है, उसके विरुद्ध माना जाता है, इसलिए उसने मना कर दिया सुनने के लिए। लेकिन इसके शासनकाल में यह भी कट्टर मुसलमान था, लेकिन इसके साथ उसमें जो है एक संगीत का महत्वपूर्ण ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही, ठीक है, इसकी रचना इसी के शासनकाल में हुई। संगीत का ग्रंथ क्या नाम है? लज्जत ए सिकंदर शाही, यह स्वयं संगीत का प्रेमी था, कवि हृदय का व्यक्ति था, और इसने कई फारसी में रचनाएं की है, जो गुलरुखी नाम से रचना करता था। किस नाम से? गुलरुखी नाम से। हम आपको अभी सिकंदर इसके लोदी के विषय में पुनः एक बार चर्चा कर देंगे। गुलरुखी उपनाम से फारसी में पद्य लिखा करता था, पद्य लिखा करता, ठीक है।
मैं सिकंदर लोदी को पुनः रिपीट करता हूँ एक बार। 1489 से लेकर 1517 तक इसने सल्तनत में सुल्तान की गरिमा को, उसकी पद की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने का कार्य किया, जो बहलोल लोदी के समय में धूमिल हो गई थी। अमीरों को उसके क्या नाम है कि गबन के लिए उसकी जांच कराई और उसको कठोर दंड भी दिया, ठीक है। और अमीर लोग इसको सुल्तान के रूप में मानने लगे। और यह कट्टर मुसलमान व्यक्ति था, 5 बार नमाज अदा करता था, मद्यपान से और मदिरा से और अन्य तरीके के जितने भी व्यभिचार थे, व्यसन थे, उससे यह दूर रहता था। और इसने क्या किया था कि व्यापार की उन्नति के लिए, कृषि की उन्नति के लिए इसने काफ़ी प्रयास किया था। 1504 में इसने आगरा शहर की स्थापना करवाई। 1506 में आगरा को राजधानी पर बनवाया। और राजधानी बनाने का कारण क्या था कि प्रमुख व्यापारिक मार्ग पर का केंद्र होने के कारण आगरा और राजपूताना पर निगाह रखने के लिए, राजपूत जो राजस्थान का जो राजपूत वर्ग था उस पर निगाह रखने के लिए यह आगरा को राजधानी में परिवर्तित किया। इसने मुहर्रम और ताजिए पर प्रतिबंध लगा दिया। मुस्लिम महिलाओं को कब्रिस्तान जाने पर रोक लगा दी, ठीक है। और इसके साथ साथ इसने, यह कवि हृदय का व्यक्ति था, फारसी में कविताएं लिखता था। और जो कविताएं लिखता था वह गुलरूखी उपनाम से कविताएं लिखता था, ठीक है। इसके शासनकाल में 2 महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना हुई। एक आयुर्वेद का ग्रंथ, ठीक है, आयुर्वेद का ग्रंथ, उसका फारसी में अनुवाद किया गया फहरंगे सिकंदरी के रूप से। और दूसरा संगीत विद्या का एक ग्रंथ लज्जत सिकंदर शाही का भी अनुवाद इसके शासनकाल में, ठीक है। इतनी बातें। और यह एक ऐसा सुल्तान था जो हिंदू माँ का पुत्र था, इसकी माँ हिंदू थी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं शासक इब्राहिम लोदी। इसकी मृत्यु के उपरांत इब्राहिम लोदी शासक बनता है टाइम पीरियड इसका 1517 से लेकर 1526, ठीक है। इब्राहिम लोदी इकलौता ऐसा सुल्तान रहता है जो युद्ध क्षेत्र में मारा जाता है। जब 1526 का बाबर से युद्ध होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध, तो यह इसमें मारा जाता है, ठीक है। इसके विषय में भी खास जानकारी नहीं, 2-3 पॉइंट्स आप याद रखिएगा। एक 1517 से और 1518 में घटोली का युद्ध हुआ था। घटोली का युद्ध, यह युद्ध किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच। राणा, इसमें लोदी परास्त होते हैं, लोदी पराजित होते हैं, ठीक है। उसके बाद 1526 पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध किसके बीच में? बाबर प्लस इब्राहिम के बीच में, ठीक है। पानीपत के 3 युद्ध की जानकारी आपको रखनी है। एक 1526 बाबर और इब्राहिम के बीच में, एक 1556 में जिसमें अकबर था और उधर हेमू था, और फिर उसके बाद 1561 में मराठों के साथ अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच का युद्ध 1761 में। ये 3 पानीपत के युद्ध हैं। तराइन के 2 युद्ध, तराइन के 3 युद्ध आप ध्यान में रखिएगा। एक 1191 तराइन का प्रथम युद्ध, किसके बीच में? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच में। एक और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है। और फिर तराइन का तृतीय युद्ध 1215 में हुआ था, ठीक है, जिसमें उसने कुबाचा को एल्दौज को पराजित किया था,
ठीक है, कौन, इल्तुतमिश। तो वो पानीपत का एक तृतीय युद्ध भी था, ठीक है, पानीपत में उसने पराजित किया था। तो यह 1526 में पानीपत के युद्ध में पराजित होता है और युद्ध क्षेत्र में मारा जाता है, युद्ध क्षेत्र में मारा जाता है। नियामतुल्लाह कहते हैं यह सल्तनत का प्रथम सुल्तान था कि जिसकी मृत्यु युद्ध क्षेत्र में हुई, ठीक है। तो आज हम सल्तनत के विषय में, राजवंशों के विषय में आज हम लोगों ने अध्ययन समाप्त किया। सल्तनत काल के गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, उसके प्रमुख शासकों के विषय में भी हमने महत्वपूर्ण जानकारियां आपको प्रदान की, ठीक है। अब हमको सल्तनत में क्या करना है, एक सल्तनत का प्रशासन किस तरीके से था, सल्तनत की साहित्य और सल्तनत की वास्तुकला, ये 3 टॉपिक्स हैं। ये तीनों टॉपिक पे हमको यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनने की संभावना है बनस्पत इसके, ठीक है, लेकिन इसकी जानकारी मुझे रखना आवश्यक है, ठीक है। तो आज यहाँ सल्तनत हम समाप्त करते हैं और नेक्स्ट आपका जो पीरियड रहेगा, कल तो वैसे सैटरडे है, कल हिंदी ही पढ़ाऊँगा, ठीक है, और नेक्स्ट जो पीरियड रहता है उसमें सल्तनत का प्रशासन, ठीक है, वो कैसे कैसे प्रशासनिक कार्य संपन्न किए जाते थे, कौन कौन से विभाग होते थे, राजस्व के क्षेत्र में क्या किया जाता था, कितने प्रकार के कर लगाए जाते थे, ठीक है, और प्रांतों का विभाजन कैसे था, प्रांतों को क्या कहा जाता था, इक्ता कहा जाता था, इक्ता को इक्तादार कहा जाता था, उसके जो शासक प्रमुख थे। इस तरीके से प्रांतों के विषय में, फिर जिले के रूप में कैसे हमको क्या उल्लेख प्राप्त होता है, ठीक है, जिलों को क्या कहा जाता था, ग्राम प्रशासन क्या था, परगने का प्रशासन कैसा था, इसके विषय में आपको जानकारी नेक्स्ट लेक्चर में दिया जाएगा। आज हम यहाँ सल्तनत को, राजवंशों को यहीं पे समाप्त करते हैं और कल हिंदी का, क्योंकि ड्यू हिंदी का है इसलिए हिंदी हम लोग अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट मंडे को जब क्लास शुरू होगी तो उसमें प्रशासन के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आज आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि और शुभ रात्रि।